A very good morning to all of you. Today we will see the combination of method 1 and method 2, in that this combination system is probably the most used one in hospital. The hospital basically follow individual prescription order system, and a limited floor stock system is also employed. So these are the technique which we can already discuss it. So the first one is individual prescription order system. इन दैट मेडिसिन इज़ डिस्पेंस आइदर बाय द फार्मासिस्ट और अंडर हिज डायरेक्शन. मतलब जो मेडिसिन होती है वो एक तो फार्मासिस्ट उसको डिस्पेंस करता है, या उसके सुपरविजन में या उसकी डायरेक्शन में उसको डिस्पेंस करता है. और जो सेकंड वन है वो है कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम. याच्यामध्ये काय असतो की जे अंडर दिस सिस्टम बोथ द फार्मसी अँड नर्सिंग स्टेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग डिस्ट्रीब्युशन, विच मीन्स जे फार्मासिस्ट आणि जे नर्सिंग स्टाफ असतो तो मेडिसिन डिस्पेन्स करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतो. आणि हे जे दोन मेथड आहे हे कॉम्बिनेशन आहे. कॉम्बिनेशन ही जे थर्ड नंबरची मेथड आहे याच्यामध्ये ते दोघांच्या कॉम्बिनेशन करून त्याला आपण यूज करतो. आणि नेक्स्ट वन आहे युनिट डोस डिस्पेन्सिंग. इन दॅट युनिट डोस मेडिकेशन आर धोज विच आर ऑर्डर्ड, पॅक, हँडल, एडमिनिस्टर्ड इन अ सिंगल और मल्टीपल यूनिट्स कंटेनिंग प्रीडिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रग. ये मतलब एक ऐसी सिस्टम होती है जिसके अंदर जो ऑर्डर है, जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो ऑर्डर दी जाती है उसकी, फिर उसके बाद में वो पैक होती है, फिर उसके बाद में वो किसको दी जाती है, फिर एक तो नर्सिंग स्टेशन को या फिर डायरेक्टली पेशेंट को. या तो वो सिंगल यूनिट में रहेगा या फिर अगर एज पर प्रिस्क्रिप्शन अगर मल्टीपल डोज है उसके तो वो मल्टीपल डोज के अंदर रहेगा ड्रग. इन दैट सिस्टम the bulk is repacked in a single dose quantity in an individual pack. All the activities are carried out under the strict control of pharmacist. मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है तो वो किसके अंदर कैरिड आउट होती है, वो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सब चीज़ों को वो मॉनिटर करे. तो उसके अंदर क्या होता है कि दिस सिस्टम कुड बी फॉलोड बाय टू वेज: सेंट्रलाइज यूनिट dose drug distribution system and decentralized unit dose drug distribution system. So the first one is centralized unit dose dispensing. So in that the total medicine is stored in a central area of the pharmacy from where it is distributed to the patient through medication card and dumb waiters against द फिजिशियन मेडिकल ऑर्डर रिसीव्ड बाय द फार्मेसी. मतलब ये जो सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होती है इसमें क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है वो कहाँ पे रखी जाती है, सेंट्रल एरिया में रखी जाती है फार्मेसी के, और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पेशंट को. उसको त्याला डिस्ट्रीब्यूट करतो आपण पेशंटला, जेव्हा जो फिजिशियन आहे तो मेडिसिन जे आहे ते ऑर्डर करतो. आणि डिसेंट्रलाइज युनिट डोज डिस्पेंसिंग काय असतो, this system is used in hospital with separate building by following satellite pharmacy situated on each floor of the buildings. मतलब डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में क्या होता है कि जैसे कि अभी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें वो 2-3 बिल्डिंग का एक हॉस्पिटल है बड़ा, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि हम एक फार्मेसी स्टोर नहीं रख सकते वहाँ पे. तो ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम हर फ्लोर पे मेडिसिन को कैसे प्रोवाइड करेंगे. तो हम जो सैटेलाइट फार्मेसी होती है तो वो क्या करता है कि हर फ्लोर के ऊपर एक मेडिसिन का एक स्टॉल, हम इसे कहेंगे हर फ्लोर के ऊपर एक छोटा सा सैटेलाइट फार्मेसी होता है जो मतलब ऑर्डर जो क्वांटिटी के अंदर ड्रग को अपने पास रखता है और उसको जो फ्लोर के ऊपर जितने भी पेशेंट हैं उसको वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर. सो all activities are conducted in the satellite pharmacy and the medicine is distributed through the medication cart. मतलब मेडिकेशन कार्ड की बेसिस पे जितनी भी एक्टिविटीज़ है सैटेलाइट फार्मेसी की वो कंडक्ट की जाती है. उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, बेटर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सो इन दैट वी कैन मेंटेन द बेटर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर इज़ अवॉइडेड. जैसे कि जो स्केल है ऑर्डर का वो कम होता है, और जो फार्मेसी के स्टोर जो सैटेलाइट फार्मेसी है वो हर फ्लोर पे होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड सिर्फ जो उस वार्ड के जो पेशंट आहे तेच आपल्याकडनं मेडिसिन घेतात. तर मग काय होतं की जे एरर असतं की म्हणजे परत तीच मेडिसिन देऊन दिलेली आहे आपण, तर मग तसं जे काहीतरी एरर असतो ते आपण त्याच्यामध्ये अवॉइड करतो किंवा अवॉइड होऊन जातो. आणि थर्ड वन काय आहे, अवॉइड लॉसेस अँड ड्रग वेस्टेज ड्युरिंग हँडलिंग. म्हणजे जे आता काय असतो की
बल्क म्हणजे आता एक समजा की कोणतं तरी मोठं मेडिकल आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप गर्दी असते, तर मग काय होईल की त्याच्यामध्ये चान्सेस राहतो की जे ड्रग आहे ते आपल्याकडे चुकून पडून गेला, समजा काचाची बॉटल वगैरे असली, मग त्याला आपला धक्का वगैरे लागला तर मग ते पडून गेली, तर मग ऐसे जो भी एरर होते हैं वो हम क्या करेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा, लिमिटेड स्टॉक रहेगा हमारे पास में, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमको हैंडलिंग करने में उन सब चीज़ों को आसानी होगी। तो इसकी वजह से हम वहाँ पर जो ड्रग वेस्टेज है वो वहाँ पर कम हो सकता है। फिर पेशेंट आर चार्ज फॉर ओनली दोज ड्रग विच आर एडमिनिस्टर्ड, मतलब इसमें क्या होता है कि पेशेंट मतलब सिर्फ जो वो ड्रग ले रहे हैं उसी को चार्ज किए जाते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम क्या करते हैं कि कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि हम जो मेडिसिन का चार्ज है वो उनके जो पर डे के हिसाब से जो उनका चार्ज होता है हॉस्पिटल में एडमिट होने का, तो उसके ऊपर हम उसको उसी में उसको हम काउंट करते हैं। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें इसका एक एडवांटेज ये है कि हम जितनी मेडिसिन वो ले रहा है पेशेंट, हम उतनी ही उसका चार्ज देते हैं। और द नेक्स्ट वन इज़ नर्सिंग टाइम इज सेव ड्यू टू द रेडी डोसेस, मतलब जो नर्सिंग टाइम है, जैसे कि अभी पर्टिकुलर वार्ड के अंदर हमको एक पर्टिकुलर ड्रग पेशेंट को पर्टिकुलर मेडिसिन पहुंचानी है, तो पहले उसको फार्मासिस्ट पहले उसको फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, फिर जो नर्सिंग स्टाफ है वो उसको फार्मेसी को हैंड ओवर करेंगी, फिर फार्मेसी वो मेडिसिन नर्सिंग स्टाफ को हैंड ओवर करेगा, फिर नर्सिंग स्टाफ उसको मेडिसिन ली जाके उस पेशेंट को देंगे। तो ये जो टाइम है, मतलब इतना जो टाइम हमको लगता है वो हमारा रिड्यूस होता है। कैसे कि जैसे कि मतलब हर फ्लोर के ऊपर सैटेलाइट फार्मेसी होने की वजह से डायरेक्टली मेडिसिन जो है वो पेशेंट तक के फार्मासिस्ट पहुंचा सकता है। द फार्मासिस्ट रिव्यू द मेडिकेशन ऑर्डर कॉपी एंड थर्स रिड्यूस मेडिकेशन एरर, मतलब क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट है वो जो मेडिकेशन ऑर्डर कॉपी है, मतलब जो कॉपी उसको सैटेलाइट फार्मेसी से मिलती है, वो उसको देखकर जो एरर है, जैसे कि मतलब डबल मेडिसिन मतलब किसी ने प्रिस्क्राइब कर दी, तो उस तरह के एरर वो कम कर सकता है। और कंटेमिनेशन एंड अदर एरर्स लाइक लेबलिंग कुड बी रिड्यूस, मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी मतलब कोई बड़ा मेडिकल है जहाँ पर मतलब मेडिकल बड़ा है, लेकिन उसका जो एरिया मतलब जो हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही मेडिकल है और बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ऑब्वियसली वहाँ पर ज़्यादा रश होगा। तो ज़्यादा रश होने की वजह से क्या होता है कि फार्मासिस्ट से कभी कभी क्या होता है लेबलिंग करने में वो एरर आ सकता है कि मतलब हम एक डोज यहाँ पे मतलब हमने दे दिए, तो ये लेबल हमने सेम लेबल हमने दूसरी मेडिसिन को भी लगा दिए, तो इस तरह की जो एरर है वो हम यहाँ पे कम देखने को मिलती है हम लोगों को। और फिर जो डिसएडवांटेजेस है उसके, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। सो ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो कैसे कि जैसे कि मतलब अभी अगर फार्मासिस्ट को कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी हो तो वो क्या करता है कि पेशेंट आता है उसके पास में और उसको वो डायरेक्टली मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन इस ऑर्डर में क्या होता है कि हमको हर एक फ्लोर के ऊपर सैटेलाइट फार्मेसी रखनी होती है। तो मतलब जैसे सपोज़ कोई 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उसमें हमको 5 सैटेलाइट फार्मेसी लगेंगे, सैटेलाइट फार्मेसिस्ट लगेंगे वहाँ पे। तो हमको वहाँ पर फिर वो मेडिसिन का स्टॉक रखना है 5 स्टोर के ऊपर, वहाँ पर किस किस चीज़ों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, किस किस चीज़ों की मतलब वहाँ पे स्टोर करके रखना चाहिए, कौन सी मेडिसिन उस फ्लोर के ऊपर ज़्यादा चलती है। तो उसके हिसाब से हमको ये सब चीज़ें देखकर इनकी बिलिंग करके उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके उतनी मेडिसिन हमको वहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। तो इससे क्या होगा कि जो टाइम है वो उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा और जो कॉस्ट है वो मेडिसिन की वो भी इंक्रीज़ हो सकती है। कैसे कि जैसे कि मतलब हमको जैसे कि नंबर ऑफ़ फार्मेसिस्ट हमारे बढ़ेंगे और वहाँ पे जो ड्रग है वो हमको यूनिट डोज के अंदर देना पड़ता है। तो इसलिए क्या हो सकता है कि जो मेडिसिन का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा उसका। और फिर नीड मोर स्टाफ टू प्रिपेयर यूनिट डोसेज, मतलब ऑब्वियसली जैसे कि मतलब फार्मासिस्ट की जो क्वांटिटी है जो हमारा स्टाफ है वो हमको ज़्यादा लगेगा। किस वजह से? क्योंकि हमको हर फ्लोर के ऊपर सैटेलाइट फार्मेसी रखनी है, तो हमको वहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी फार्मासिस्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि हमको वहाँ पर फिर ड्रग जो है जो फार्मासिस्ट है वो भी हमको फिर उनके नंबर भी ज़्यादा लगेंगे। एक्स्ट्रा स्पेस एंड फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर। ऑब्वियसली अगर हम हर फ्लोर के ऊपर सैटेलाइट फार्मेसी रख रहे हैं तो हमको उसको स्टोर करने के लिए, उसको डिस्पेंस करने के लिए, उसका प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हर फ्लोर के ऊपर एक अलग स्पेस लगेगा, जो कि वार्ड जो है या फिर जो हॉस्पिटलाइजेशन है पेशेंट का एरिया उससे अलग हो। और लेडजर एंड पोस्टिंग बिकम टेडियस। और जो सैटेलाइट फार्मेसी वो असल में क्या है कि ये कंसेप्ट है, सैटेलाइट फार्मेसी इज़ बीइंग अडॉप्टेड इन वेरी बिग हॉस्पिटल।
which have multi-storied separate building in a single premises. This is very difficult to cope with the distribution of drug to all the wards every day, both in the morning as well as in the evening. मतलब जो सैटेलाइट फार्मेसी है ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं, जो हॉस्पिटल में बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती है, तो ऐसे हॉस्पिटल में इस तरह की कंसेप्ट को हम अडॉप्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको ये एक डिफ़िकल्ट होता है कि हर फ्लोर के ऊपर, जैसे कि अगर 5 फ्लोर की बिल्डिंग है तो हर फ्लोर के ऊपर उस मेडिसिन को वो मेडिसिन को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना, वहाँ पे उसका प्रॉपर स्टोरेज मेंटेनेंस रखना, तो ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है. तो इस तरह का कंसेप्ट कहाँ पर देखने को मिलता है, जो बड़ा हॉस्पिटल होता है वहाँ पर. सो those hospitals are running satellite pharmacy in the form of mini pharmacies which are situated on each floor. A few days stock of medicine is stored, or according to the policies of the hospital, the main pharmacy supply the medicine. मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पर हमको एक मिनी फार्मेसी भी बोल सकते हैं उसको, जो हर फ्लोर के ऊपर रहती है, और हमको यहाँ पे कुछ दिनों का स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है. और या फिर जैसे कि मतलब अलग अलग हॉस्पिटल की अलग अलग पॉलिसीज़ होती है कि वो उस हिसाब से फिर वो मेंटेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर XYZ हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि वो कुछ दिनों तक के ड्रग को मेंटेन करके रखेंगे वहाँ पे स्टॉक, और कुछ ड्रग कुछ हॉस्पिटल की ऐसी होती है कि वो मॉर्निंग में चेक करेगी, और फिर जो ड्रग वहाँ पर जिस ड्रग की अवेलेबिलिटी कम रहेगी उस ड्रग का स्टोरेज मेंटेन करके फिर वो शाम को वापस फिर उसको रीचेक करेंगी. फिर एज़ पर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स वो जितनी भी उसकी क्वांटिटी उसको मेंटेन करेंगी. सो इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे. एंड एडवांटेजेस क्या क्या है उसके, इफ़िशिएंटली ड्रग कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हम बिना किसी बैरियर के जो ड्रग है वो डायरेक्टली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पेशेंट को. और टाइम ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी रिड्यूस. सो यहाँ पे जो टाइम है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का वो हम रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे कि जैसे कि मतलब अलग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो फिर जाहिर सी बात है जो नर्सिंग स्टाफ है वो पहले प्रिस्क्रिप्शन लेगा पेशेंट अपना डॉक्टर से, फिर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद में वो फार्मासिस्ट से उसको लेने के बाद फिर उसको वो पेशेंट को डिस्पेंस करेंगे. तो ये जो इतना टाइम है वो यहाँ पे हमारा रिड्यूस होता है. तो क्या एरर इन द ड्रग डिस्ट्रीब्युशन कुड बी स्टॉप, मतलब जे काही एरर होता ड्रग डिस्ट्रीब्युशनमध्ये. आता समजा की मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आहे, तर नर्सने काय केलं की एखादी मेडिसिन घेतली आणि ते घेऊन ती गेली आणि त्याला समजलं नाही की कोणत्या पेशंटला द्यायची, मग त्यांनी ती मेडिसिन दुसऱ्या पेशंटला देऊन दिली. तर मग असे जी टाईपचे एरर असतात ते याच्यामध्ये अवॉइड होतं म्हणजे. आणि डिसएडवांटेजेस काय काय आहे, इफेक्ट ऑन द बजेट हॉस्पिटल, मतलब जे हॉस्पिटलचे जे बजेट आहे त्याच्यावरती तो इफेक्ट करतो. कसं की आता समजा की आपल्याला हॉस्पिटलची 5 फ्लोरची बिल्डिंग आहे, तर मग आपल्याला 5 सॅटेलाईट फार्मसीज लागेल. तर मग एवढा पर्टिक्युलर स्टोर म्हणजे पर्टिक्युलर फ्लोअरवर तेवढा स्टॉक आपल्याला मेंटेन करावा लागेल. तर मग याच्यासाठी काय होईल की 5 फ्लोअरवर तो एवढं ड्रग म्हणजे आपला स्टोर राहील. तर मग काय होईल की जे बजेट आहे हॉस्पिटलचं त्याच्यावरती तो इफेक्ट पडेल. आणि जे नंबर ऑफ फार्मासिस्ट आहे ते आपल्याला जास्त लागणार. आता जर एक फार्मसी राहिली असती, एकच मेडिकल राहिलं असतं, तर मग आपल्याला फार्मासिस्ट लोक जे आहेत त्यांची क्वांटिटी पण कमी लागली असती. पण आता 5 फ्लोर म्हणजे एक फ्लोअरवर एक आपण मिनी फार्मसिस्ट ठेवली, तर मग मेडिसिन डिस्पेन्स करायला पण आपल्याला फार्मसिस्ट लागेल. तर मग आपल्याला जे फार्मसिस्ट आहे ते पण लागणार. तर हे सगळं कोणावर कशावर अफेक्ट करतो, ते आहे ते बजेट जे असतं हॉस्पिटलचं त्याच्यावरती. आणि एडिशनल मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड ऑब्वियसली. मतलब अगर जैसे कि एडिशनल मैन पावर मतलब जो ड्रग है वो मेन फार्मेसी स्टोर से फिर उसको 500 जितने भी मतलब उसका फ्लोर है उसके ऊपर वो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर वहाँ से उस ड्रग को उस पर्टिकुलर पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना. तो इस तरह की जो एरर है, जो इस तरह का जो एडिशनल मैन पावर है वो यहाँ पे हमको रिक्वायर्ड होता है. फिर उसके बाद में पैकेजिंग इन द हॉस्पिटल. So routinely in small and medium sized hospital, the pharmacies may pre-pack only those items which he determine need too much time to dispense. मतलब ऐसे ड्रग जो ज़्यादा टाइम लेते हैं मतलब डिस्पेंस करने को, जैसे कि बोरिक एसिड पाउडर है, तो ये सब ऐसे ड्रग है जो कि जिनको डिस्पेंस करने में ज़्यादा टाइम लगता है. तो ऐसे ड्रग को वो क्या करता है कि वो उसको प्री पैक करके रखता है पहले से ही उस आयटम को पर्टिक्युलर कंडिशन के अंदर जो फार्मासिस्ट आहे तो पॅक करून ठेवतो. आणि जे रेस्ट ऑफ द ड्रग्स आहे त्याला तो डिस्पेन्स करतो
ओ पी डीमध्ये जेव्हा त्यांची नीड असते ओ पी डीला. आणि द युरोपियन कंट्रीज लाईक UK, द वार्ड फार्मसी इज बिंग रॅपिडली अ नर्चरिंग कन्सेप्ट, वाइल इन इंडिया इट इज़ लिमिटेड एक्सटेंट. मतलब मतलब यूके में क्या है कि ये जो है ये रैपिडली इसको फॉलो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन जो इंडिया में है वो लिमिटेड वे में उसको एक्सटेंड कर रहे हैं. विच बिगिन्स एंड क्लोजेज द रैपिंग ऑफ पाउडर सच एज एस्पिरिन, बोरिक एसिड एक्सेट्रा. मतलब जो रैपिंग होती है जैसे कि पाउडर को, जैसे कि बोरिक एसिड, एस्पिरिन, बट मेनी लार्ज हॉस्पिटल अंडरस्टैंड दैट इट्स एन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट. A large-scale pre-packing essentially need a separate unit with separate facilities such as equipment, storage, processing areas, etc. मतलब अगर जो बड़ा हॉस्पिटल है तो हमको वहाँ पे पैकिंग करने के लिए वहाँ पे एक अलग से एक प्रीमिसेस लगेगा जहाँ पर हम उसको पैक कर सकते हैं. वहाँ पे उसको पर्टिकुलर इक्विपमेंट चाहिए पैक करने के लिए. फिर उसको पर्टिकुलर इक्विपमेंट में पैक करने के बाद में जैसे कि उसकी स्टोरेज कंडीशन है, जैसे कि सपोज उसकी स्टोरेज कंडीशन जो है वो बिलो द टेम्परेचर ऑफ 15 है, तो उसको हमको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना होगा. प्रोसेसिंग एरिया जहाँ पे हम उसको प्रोसेस करके रख सकते हैं. द एंटायर एक्टिविटीज आर टू बी कैरिड आउट अंडर अ सर्विलन्स ऑफ फार्मसिस्ट ओनली. और ही जितनी भी ॲक्टिव्हिटीज आहे हे काही जेवढं पण हे ॲक्टिव्हिटीज आहे तो फक्त फार्मासिस्ट त्याला कॅरिड आउट करू शकतो. आणि इट इज़ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क एज टू व्हाट एंड हाउ मच क्वान्टिटी विद हॉट पैक साइज टू बी पैक. मतलब ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कि मतलब हमको जो बल्क पाउडर है उसको कितनी क्वांटिटी में कितनी साइज़ के अंदर उसको हमको पैक करके रखना चाहिए, और हमको उसको मतलब उसकी यूनिट डोज के हिसाब से, फिर उसकी हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि हम उसको कितना हॉस्पिटल में इसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको उसको स्टोर करके रखना होता है. हेंस द हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ PTC दैट इज़ फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमिटी डिटरमाइन सेम पॉलिसीज़ एंड फैक्ट टू बी कंसिडर प्रायर टू प्री पैकेजिंग. मतलब जो PTC है उसने क्या किए, कुछ पॉलिसीज़ और कुछ फैक्ट कंसिडर किए हैं प्री पैकिंग के लिए. और वो क्या क्या है, द डेटा ऑफ यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस डोसेज फॉर्म एंड थेरेप्यूटिक डोसेज. मतलब उसका डेटा यूटिलाइज जो हो रहा है, मतलब वो कैसे यूटिलाइजेशन है उसका, और उसको कितने थेरेप्यूटिक डोजेज है और कितना मतलब उसका डोसेज फॉर्म किस किस डोज के ऊपर है, तो उसकी बेसिस पे हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस ड्रग को. द कॉल साइकिल ऑफ द आउट पेशेंट. मतलब जैसे कि सपोज जैसे कि जो कॉल साइकिल मतलब जैसे कि हमारे घर में होता है, जैसे मतलब कि कोई पेशेंट अगर एडमिट है हॉस्पिटल, हमारे घर में कोई पेशेंट है ओल्ड एज पेशेंट, तो उसको हमको बॉडी चेकअप करवाने के लिए हर महीने मतलब उसको डॉक्टर को मतलब बॉडी चेकअप होता है उनका. जैसे की डायबिटीज़ का अगर कोई पेशंट आहे तो आपण त्याला काय करतो, आपल्याला दर महिने त्याला डॉक्टरला दाखवायचे असतो. तर मग उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं फिर कि जो हमको मतलब कॉल साइकिल है, जैसे कि इस पेशेंट को पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन हर महीने में इतनी बार लगती है, तो इतनी मेडिसिन ऑलरेडी इसको पैक करके रख सकते हैं. ऐसे स्टेबिलिटी, शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वो ड्रग कितना स्टेबल है, उसको हम कितनी देर तक के मतलब उसको जैसे कुछ वो डिग्रेडेबल तो नहीं है, तो उसकी बेसिस पे जैसे कि अगर वो हम उसको मतलब प्री पैक करके रखेंगे तो डिग्रेड हो जाएगा. तो हम इस तरह के जो ड्रग है या फिर ऐसे ड्रग जिसको हम ज़्यादा देर तक के शेल्फ लाइफ मतलब उनकी स्टेबिलिटी कितनी देर तक की होती है कि मतलब इस कंडीशन में हम उसको ले सके ड्रग को, तो उस तरह की वो ये डिपेंड है कि वो उसकी शेल्फ लाइफ की बेसिस पे, उसकी स्टेबिलिटी की बेसिस पे हम उस प्रोडक्ट को प्री पैक करके रख सके. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन इन स्मॉल यूनिट्स बाय द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर. मतलब कितनी उसकी अवेलेबिलिटी है स्मॉल यूनिट्स के अंदर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के लिए, तो उसकी बेसिस पे हम उसको स्मॉल यूनिट्स के अंदर प्री पैक करके ऑलरेडी रख सकते हैं. और नेक्स्ट वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ प्री पैकिंग. सो इन दैट इट रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन. मतलब जो मेडिसिन की कॉस्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस होती है अगर हम उसको प्री पैक करके रखते हैं. तो इट सेव टाइम टू डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू बोथ आउट पेशेंट एंड द इन पेशेंट वार्ड्स. मतलब जैसे कि ये जो है ना, ये जो मेथड आहे इससे हम क्या कर सकते हैं की जे टाईम आहे आपला मेडिसिन डिस्पेन्स करायचं ते रिड्यूस करू शकतो. कसं, आता सपोज कोई पेशंट आला, त्याला तो पर्टिक्युलर टाईप ऑफ मेडिसिन पाहिजे, तर मग आपण काय करणार, तो आला की मग आल्यानंतर त्याला आपण बल्कमधून आपल्याला काढणार आपण तो मेडिसिन. मग काढल्यानंतर आपण त्याला पॅक करणार, त्याला प्री पॅक करणार. तर मग हे जे टायमिंग आहे आपला, तर तो आपला वाचून जातो जर आपण तो पर्टिक्युलर डोसेसमध्ये त्याला प्री पॅक ऑलरेडी करून ठेवलं असतं. आता जर आपण प्री पॅक करून ठेवलं आहे तर मग कोणता तरी पेशंट आला तर मग आपण काय करणार, त्यांनी म्हटलं की मला हे मेडिसिन ह्या डोजमध्ये मला पाहिजे, तर मग आपण काय करतो,
तो डायरेक्टली म्हणजे तो पॅक घेऊन त्याला देऊन देतो. इट इन्श्युअर्स ॲक्युरेसी अँड अकाउंटेबिलिटी ऑफ डोसेज ऑफ ड्रग. मतलब याच्यामध्ये ॲक्युरेसी असते कशाप्रमाणे, जसं की म्हणजे समजा आपण एक मेडिसिन 5 mg/kg च्या डोजने आपण त्याला कॅल्क्युलेट करून ऑलरेडी स्टोर करून ठेवली, तर मग कोणतं तरी प्रिस्क्रिप्शन आला आपल्याकडे असं ज्याला 5 mgचा ड्रग पाहिजे होतो, तर मग आपण काय करणार, तो काढून त्याला डिरेक्टली देऊन देणार. तर मग याच्यामध्ये ॲक्युरेसी असते की आपण त्याला ऑलरेडी तो क्वांटिटीमध्ये तो ॲक्युरेट फॉर्ममध्ये त्याला आपण प्री पॅक करून ठेवतो. आणि डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री पैकिंग इज इन्वेंटरी रिक्वायर मोर मैन पावर कैसे लगेगी कि जैसे कि हमको प्री पैक करके रखना है तो हमको ज़्यादा मैन पावर लगेगी. कोई जैसे कि हमको अलग अलग डोसेस में उसको पैक करना है, फिर उसको एक इक्विपमेंट के लिए जो लगेगा एक पर्सन की जो उसको पैक करे, फिर उसके बाद में इक्विपमेंट जो होते हैं मतलब मेडिसिन पैकिंग के वो कॉस्टली होते हैं. जैसे कि अपने की हमारे पास में बल्क में पाउडर है इलेक्ट्रोलाइट का, तो हमको उसको अलग अलग को जैसे कि पैक करके रखना है. तो ऐसे में हमको जो इक्विपमेंट होते हैं उसके वो क्या होते हैं कि कॉस्टली होते हैं उसके लिए. और बेड साइड फार्मेसी. नेक्स्ट, जो हेल्थ अथॉरिटीज़ इन कंट्रीज़ लाइक UK, USA फील दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल फार्मासिस्ट टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ गोइंग इन अराउंड द पेशेंट अपार्ट फ्रॉम डिस्पेंसिंग. मतलब जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है कौन सी कंट्रीज़ में, UK और USA में, उनको ऐसे लगता है कि ये फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक जो एक्टिविटीज़ है पेशेंट की उसमें वो इन्वॉल्व रहे, जो कि सिर्फ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़कर, मतलब वो सिर्फ फार्मेसिस्ट जो है वो ड्रग ही डिस्ट्रीब्यूट ना करे, बल्कि जो दूसरी एक्टिविटीज़ है हॉस्पिटल में जो कोई चलती है वो उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करे. फॉर एग्जाम्पल इन 1972 a survey was carried out by Newell Hall working group in UK and submitted a report with recommendation regarding the need of bedside service to the public health. मतलब ये जो न्यू हॉल जो एक वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि बेड साइड सर्विसेज जो होती है फार्मेसिस्ट की, तो उसमें वो क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं. जैसे कि सपोज बेड साइड बोले तो जैसे कि कोई पेशेंट है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो एडमिट होने के लिए अगर उसकी फॉर एग्जांपल वो हार्ट का पेशेंट है, तो हमको क्या करना होगा कि बेड साइड सर्विसेज हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर समझो कि वो हार्ट का पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस है, तो हम नाइट्रोग्लिसरीन जो एक ऐसा ड्रग है जो हम उसको मतलब इमीडिएटली देना होता है ऐसे टाइम पे, तो हम एक स्ट्रिप क्या कर सकते हैं कि ऑलरेडी उसके पेशेंट के बेड के साइड में हम उसको रख सकते हैं कि जैसे ही मतलब उसको ऐसे पेशेंट फील्स कि उसको ज़रूरत है या फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, अगर जैसे कि सपोज़ किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया तो हम फिर वो मेडिसिन ले जाएंगे, मेडिकल स्टाफ फिर उसको फार्मेसी डिपार्टमेंट से उसको परचेज़ करेंगे, फिर परचेज़ करने के बाद में उसको लाएंगे, फिर उसको लाने के बाद में पेशेंट को देंगे, तो इतनी देर में तो पेशेंट जो है उसका हार्ट अटैक मतलब वो उसको कंडीशन जो उसकी वो और जो हालत उसकी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है. तो ऐसे में हमको क्या करना है कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दिए है कि मेडिकेशन मतलब हम कौन सी मेडिसिन हम बेड के साइड में रख सकते हो. जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग लाइक नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट मे बी केप्ट एट द बेड साइड इफ़ सो ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन. जैसे कि फिजिशियन ने अगर ऑर्डर किया कि ये जो पेशेंट है इसकी सिचुएशन, इसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, इसको हार्ट अटैक आने के चांसेस है, तो वो क्या करेगा कि नाइट्रोग्लिसरीन की एक स्ट्रिप उसके बेड के साइड में रखेगा. और जैसे कि मतलब जैसे ही पेशेंट को नीड हो, जैसे कि पेशेंट को फील हो या फिर डॉक्टर को लगे कि अब इसको नाइट्रोग्लिसरीन हमको देना है, इसको हार्ट अटैक आया है, तो हम उसको डायरेक्टली फिर वो उसको इमीडिएटली मतलब उसको हम दे सकते हैं. सो इससे क्या होगा कि जो चांसेस है लाइफ सेव करने के उस पेशेंट के वो हमारे बढ़ जाएंगे. अँड रोल ऑफ फार्मासिस्ट ॲट बेड साईड फार्मसी. आता याच्यामध्ये आपण बघणार की काय काय रोल असतो फार्मसिस्टचे ॲट बेड साईड फार्मासिस्ट. याच्यामध्ये पहिला आहे वॉर्ड व्हिजिट, सेकंड वन आहे अलाउइंग एन्झायटी अँड ट्रीटमेंट. द फर्स्ट वन आपण बघणार त्याच्यामध्ये इन दॅट डेली इन द मॉर्निंग ही विजिट द वॉर्ड अँड इन्क्वायरीज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ. म्हणजे फार्मासिस्टच्या बेड साईडचं ते प्रायमरी रोल काय आहे की तो जेव्हा डेली मॉर्निंग तो हॉस्पिटलमध्ये आल्यानंतर तो काय करेल, तो त्याला विजिट करायच्या पेशंटला आणि तो इन्क्वायरी काढेल की आता तुम्हाला म्हणजे तो ते पेशंटशी विचारेल की आता तुम्हाला कसं वाटतं आहे, तुमची प्रोग्रेस आता हेल्थ प्रोग्रेस कशी आहे ते बघणार, ते काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट आला की नाही, मग नाही आला तर मग आपल्याला मेडिसिन चेंज करावं लागेल का काहीतरी. तर मग हे जे काही तो त्याचा रोल आहे की तो वॉर्डमध्ये येऊन
वॉर्ड व्हिजिट देऊन तो करू शकतो. आणि अलाउइंग एन्झायटी अँड फ्रेट. So it is responsibility of pharmacist or a bedside pharmacy that he shall reduce such problem by briefing the patient about the disease, the medicine and the treatment. So इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल अभी क्या है कि जो भी कोविड-19 शुरू हुई तो उसकी वजह से जो मेंटल जो एंजाइटी है लोगों में वो अभी ज़्यादा है. मतलब जो डिसीज़ है उससे ज़्यादा क्या है कि उसमें लोगों को प्रॉब्लम किस चीज़ की है, वो है डिप्रेशन, एंजाइटी की. अब मतलब मुझे तो कोरोना हो गया, फिर वो उस डिसीज़ के बारे में भी कुछ लोगों को पता नहीं होता है. थोडीशी मतलब गैरसमज असते लोकांना. आणि मग काय असतो याच्यामध्ये की गैरसमज असल्यामुळे डिप्रेशन येऊन जातो. मग डिप्रेशनमुळे जे कंडिशन आहे पेशंटची तो अजून कॉम्प्लिकेटेड होऊन जाते. तर मग ते रोल आहे फार्मासिस्टचा की तो पर्टिक्युलर टाईप ऑफ जे काही त्याला एन्झायटी असेल, जे काही त्याला डाऊट असेल, तर मग तो त्यांच्या क्लिअर करून त्याला ट्रीटमेंट वगैरे प्रोव्हाइड करणे आणि इंटरॅक्शन. सो जो फार्मासिस्ट आहे तो फिजिशियनशी इंटरॅक्ट करेल की तुम्ही कोणत्या प्रकारे डोस देताय, कोणते डोसेज फॉर्ममध्ये देताय, तुम्ही आय व्ही देता, आय पी देताय किंवा ओरली देताय. आणि तो काय करू शकतो, तो नर्सिंग स्टाफ जे आहे त्याला गाईड करू शकतो की तो मेडिसिनला कशा स्टोर करायचा, तो मेडिसिनला कशी द्यायचा, कशी हँडल करायचा तो ड्रगला, आणि तो मेडिसिन पेशंटला कशाप्रमाणे ॲडमिनिस्टर करायची आणि डिटेलिंग. ही कॅन एज्युकेट द पेशंट ॲज वेल ॲज his relatives during his ward visit on epidemics, family planning, communicable diseases like HIV, TB, leprosy, AIDS and SARS-CoV. जैसे कि वो उसको इसका एक रोल है कि वो डिटेलिंग प्रोवाइड करे फार्मासिस्ट का, किसको, पेशेंट को और उसकी फैमिली को. जैसे कि अगर किसी पेशेंट को HIV है, TB है, एड्स है या फिर कोविड, ऐसे कोई पेशेंट को सिम्टम्स है या फिर उसको कोई बीमारी है, तो वो पेशेंट को एजुकेट करे उस बारे में, उस डिसीज़ के बारे में, उसके बारे में उसे समझाए कि उसे किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है, और उसकी फैमिली को भी समझाए कि हमको किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है ताकि इस तरह की जो डिसीज़ है वो फैल ना सके. और उसके बाद में सेंट्रल स्टराइल सर्विसेज. सो इन दैट द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट इट सप्लाइज स्टराइल मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन द ऑपरेशन थिएटर. मतलब जो उसका नाम है जैसे कि स्टराइल सर्विसेस, तर मग तो त्याचा एक रोल आहे की तो स्टराईल मटेरियल जे काही असतो तो सप्लाय करणं कुठे, जे ऑपरेशन थिएटर आहे. आणि नॉन स्टराईल मटेरियल नीडेड टू OT इज ऑल्सो प्रोव्हाइडेड. म्हणजे जे स्टराईल आणि नॉन स्टराईल जे काही इक्विपमेंट, जे काही नेसेसरी इक्विपमेंट वगैरे लागलेले नीडेड आहे ते प्रोव्हाइड करणे. आणि द मॉडर्न पॅटर्न ऑफ द फार्मसी सर्व्हिसेस इनकॉर्पोरेटेड in sterile central services concept which is accepted by the hospital authorities while planning with the setup of CSS. Nursing time is saved. The related activities like sterilization, use of aseptic techniques are effectively performed. मतलब कैसे होता है कि अगर पर्टिकुलर हॉस्पिटल में अगर एक सेंट्रल स्टराइल सर्विस है जो कि सिर्फ उसका काम ये है कि चीज़ों को स्टराइल करके देना, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मतलब जैसे कि ऑटोक्लेव या फिर जो भी XYZ जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है स्टराइल के लिए वो ऑलरेडी वहाँ पर है. तो हम क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली मतलब हमको वहाँ से स्टराइल प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारा ऑपरेशन थिएटर में या और कहीं भी हमको लग रहा है. तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या है. रिडक्शन इन वार्ड स्टरिलाइजेशन. मतलब जैसे कि पर्टिकुलर वार्ड में स्टराइल जो चीज़ें होती है तो वो उससे रिड्यूस होती है. कैसे कि सेंट्रल है तो वहाँ पर जो सेंट्रल जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर ले जाके जो भी चीज़ें हमको स्टराइल करनी, जो भी इक्विपमेंट हमको स्टराइल करनी वहाँ पर ले जाके दो, फिर वो उसको स्टराइल करके देंगे हमको. और जो नेक्स्ट वन क्या है, इम्प्रूव जनरल कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक चीज़ को स्टराइल किया तो हमको वो डबल से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं थी. जैसे कि यूजुअली क्या होता है कि जो जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमको वहाँ पे ज़्यादातर जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं जैसे कि सीजर्स वगैरह हमको वो स्टराइल कंडीशन में ही यूज़ करनी होती है. हम उसको कंटेमिनेटेड या फिर नॉन स्टराइल यूज़ नहीं कर सकते. तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम, एक तो अगर हमारे पास में स्टराइल यूनिट ये नहीं है तो हमको वो फिर नया परचेज़ करना पड़ेगा. तो इससे क्या होगा कि जो ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली बढ़ जाएंगी क्योंकि हमको उस तरह के इक्विपमेंट को भी परचेज़ करना है. और इससे क्या होगा कि वेस्टेज जो है वो भी बढ़ेगा. तो इसकी वजह से अगर हमने उसको एक बार स्टराइल कर लिया तो हम उसको डबल से मतलब हमको रीयूज़ हम उसको कर सकते हैं. नर्सिंग लोड इज़ रिड्यूस. मतलब अभी जैसे कि पर्टिकुलर समझो हॉस्पिटल में 4 ऑपरेशन थिएटर है और 4 ऑपरेशन थिएटर में
4 अलग अलग जगह पर वो पर्टिकुलर टाइप के इंस्ट्रूमेंट को स्टराइल कर रहे हैं। तो इस तरह के जो अभी इससे क्या होगा कि हमको उसके लिए फिर इतने सारे नर्स का स्टाफ भी लगेगा और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट भी लगेंगे अलग अलग। तो और फिर अगर वो सेंट्रल रहा तो सेंट्रल होने की वजह से ये सब जितनी भी चीज़ें वो कोई भी एक पर्सन ला के उसको स्टराइल करके उन सब वार्ड में दे सकते। तो इस तरह से हम नर्सिंग का जो लोड है, जो नर्सिंग स्टाफ का जो लोड है वो भी हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और फैसिलेट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्टराइल प्रोसेस, मतलब इस तरह की चीज़ें करने से क्या होता है कि हमको हमको उसमें ना जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मतलब जो स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम और कन्वीनियंट वे में इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम जो कन्वेंशनल मेथड है उसको हम हटा कर जो मॉडर्न मेथड हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि हम मतलब हमारा टाइम भी सेव कर सके और जो चीज़ें हैं वो कम वक्त में स्टराइल होकर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा सके। और जो सेंट्रल स्टराइल सर्विस है उसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए? आइडियली इट शुड बी लोकेटेड very near to those departments where its supplies are maximums like the operation theater, but the central store and landing should be nearby. मतलब उसका लोकेशन एक ऐसी जगह पे होना चाहिए, मतलब त्याचे जे लोकेशन आहे तो अशा ठिकाणी पाहिजे जिथून तो पर्टिक्युलर टाईप ऑफ इक्विपमेंटला लवकरात लवकर म्हणजे सप्लाय करू शकतो। म्हणजे जर तो ऑपरेशन थिएटरचे जवळ राहिला तर मग काय होईल की जे स्टराईल सेंटरमधून जे काही इक्विपमेंट आपल्याला लागणार आहेत ते आपल्याला लवकर भेटून जाईल, म्हणजे आपल्याला जास्त टाईम नाही लागणार। तर मग त्याची लोकेशन अशी ठिकाणी पाहिजे की तो जिथून आपल्याला मॅक्झिमम वेमध्ये तो इक्विपमेंट आहे तो आपण लवकरात लवकर तो ठिकाणी अवेलेबल करू शकतो। आणि त्याचे लेआउट कशा पाहिजे तर मग जब a typical plan shall allow a follow scheme of activities and working station should be variable to the in charge। अलग अलग तरह की जो लेआउट है, जो प्लान है वो वर्किंग स्टेशन के यहाँ पर मतलब हमको देखने को मिल सकते हैं। अ नंबर ऑफ वर्किंग स्टेशन लाइक ग्लोव्स प्रोसेसिंग, लिनन स्टरलाइजेशन एंड जनरल क्लीनअप एरियाज आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टराइल स्टोरेज एंड अनस्टरलिक storage in modern CSS. Due to such layout, cross flow of activities and contaminated material with sterile good it minimize। मतलब क्या होता है कि उसका लेआउट ऐसा होना चाहिए कि वो जहाँ पर मतलब अभी हमको यहाँ पे चीज़ें स्टराइल करनी है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर पहले नॉन स्टराइल चीज़ें वहाँ पर आएंगी। तो हमको वो जब आएंगी तो हमको वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नॉन स्टराइल मटेरियल है वो स्टराइल मटेरियल के साथ में कंटेमिनेट हो जाए। तो हमको उसका लेआउट ऐसे रखना है कि नॉन स्टराइल और स्टराइल ये आपस में कंटेमिनेट ना हो। सो हेयर वी कैन सी द टिपिकल लेआउट फॉर central sterile services। So in that we can see here that is cleanup। The first one is what? That is cleanup and dispensary station। So this one is a dispensary and disassembly and cleanup station। So here we can clean all our equipment। And the second one is flask washer। So flask washer। and the third one is फ्लास्क रिन्सर। सो फ्लास्क वॉशर आणि फ्लास्क रिन्सर म्हणजे यहाँ पे आपण काहीतरी जे आपले इन्स्ट्रुमेंट आहे ना, जे काही आपले इक्विपमेंट आहे त्याला आपण वॉश करून त्याला रिन्स करू शकतो। आणि फोर्थ वन इज किट असेंब्ली स्टेशन, म्हणजे आपली जे किट आहे त्याची असेंब्लीचं स्टेशन असतो हे। आणि नेक्स्ट वन काय असते? ग्लोव्स वॉशर ड्रायर, 5th नंबरचे। तर मग आपण इथे हे ठिकाणी आता हे बघा, आता याच्याकडनं तो डिपार्टमेंट वेगळा आहे, तर मग असा जे काही आहे ते अपन मेंटेन करू शकतो। आणि ग्लोव्स पाउडर, जैसे कि मतलब इसको वॉश करने के बाद में हमको उसको पाउडर से फिल करना। जैसे कि आपने कभी ग्लोव्स यूज़ किया होगा तो आपको उसमें पाउडर फील होता होगा, मतलब यूज़ करने के बाद में, अगर आपने उसको न्यू यूज़ किया है तो। फिर उसके बाद में ग्लोव्स पैकिंग स्टेशन, मतलब उसको पहले वॉश करने के बाद में, उसको स्टराइल करने के बाद में, उसको पाउडर करने के बाद में, फिर पाउडर करने के बाद में उसको पैकिंग करके फिर लिनन इंस्पेक्शन ऑफ एंड फोल्डिंग स्टेशन। मतलब लिनन एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ से हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पर्टिकुलर जगह के ऊपर उसकी, तो इसको हम बोलेंगे कि ये लिनन एरिया है। फिर नेक्स्ट वन इज़ द मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ।
The modern curriculum in pharmacy provide exposure on bacteriology, principle of sterilization, accounting and management to the student. Hence, a pharmacist is an educationally better qualified person than the nurses to manage CSS. The nurse has a better knowledge about the use of dispensed products, so following types of management are practicized. मतलब क्या होता है कि ये एक मॉडर्न करिकुलम है फार्मेसिस्ट का, जिसके अंदर हमको उस फार्मेसिस्ट को बैक्टीरियोलॉजी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे, तो हमको उसके बारे में जो प्रिंसिपल है स्टेरिलाइजेशन के उसको पूरी तरह से पता होनी चाहिए, या फिर जो भी स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस है, जो भी इसका इक्विपमेंट है, जो भी इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो सब ये सब चीज़ें किसको पता होनी चाहिए, फार्मासिस्ट को. फिर अकाउंटेबिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जो उसके अकाउंट मेंटेन करके रखना, जैसे कि मतलब जो चीज़ें आ रही है, फिर कौन सी चीज़ों को हमने वापस दिया, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमको ठीक तरीके से पता होना चाहिए हैं. सो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होना चाहिए कि जो फार्मासिस्ट है वो एक बेटर क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू नर्सेस टू मैनेज सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज. और फार्मासिस्ट कंट्रोल उसका पहला रोल है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ही इज़ वेल वर्स्ड विद ऑल ऑपरेशन कैरिड आउट इन CSS. So he is the ideal person to head this department. फार्मासिस्ट कंट्रोल मतलब ये एक ऐसा पर्सन होना चाहिए कि जिसको जितनी भी एक्टिविटीज़ अंदर चलने वाली है सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज की, तो इन सब चीज़ों के बारे में उसको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए. तो हम उसको कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से पता है, जिसको इसका अच्छी तरह से नॉलेज है, तो इस तरह का पर्सन जो है वो हेड हो सकता है इस डिपार्टमेंट का. तो हम सबसे पहले फार्मासिस्ट को इसके लिए अपॉइंट करेंगे. और फिर नेक्स्ट वन क्या है, पार्ट ऑफ नर्सिंग कंट्रोल. मैक्सिमम आइटम यूज्ड आर बाय द नर्सेस फॉर पेशेंट क्योर, हैंस अ सीनियर नर्स इज इन चार्ज ऑफ द सेक्शन. मतलब जो मैक्सिमम चीज़ें होती है वो क्या होती है कि नर्सेस उसे यूज़ करती है पेशेंट को क्योर करने के लिए. तो हमको एक सीनियर नर्स की ज़रूरत है जो कि जितने भी नर्सिंग स्टाफ के सेक्शन हैं उन सबको वो जज कर सके. और द नेक्स्ट वन इज़ डुअल कंट्रोल्ड. याच्यामध्ये बोथ द फार्मासिस्ट अँड द नर्स डू सम फंक्शन लाइक पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, सप्लाई ऑफ OT रिक्वायरमेंट एंड क्लीनिंग एक्सेट्रा. मतलब कि फार्मासिस्ट और नर्स मिल के जो भी चीज़ें, जो भी मतलब पैकिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इक्विपमेंट स्टेराइल हुए हैं CSS के अंदर, तो उन सब चीज़ों को पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर थिएटर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर अवेलेबल करना, तो ये सब इनका एक मेन रोल है जो वो मिलकर कर सकते हो. और द पर्सन वर्किंग इन CSS शुड हैव द नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टेरिलाइजेशन. सो इट इज़ नेसेसरी टू वेल नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलायझेशन. सो मतलब जे लोक तिकडे वर्क करणार आहे त्यांना कसा एक्सपिरियन्स, कसं नॉलेज पाहिजे की त्यांना सगळे प्रिन्सिपल माहीत पाहिजे स्टेरिलायझेशनचे, आणि मेथड अँड टेक्निक ऑफ स्टेरिलायझेशन, मतलब जे काही मेथड असेल, जे काही टेक्निक आहे स्टेरिलायझेशनची, तर मग त्याच्या तो फुल्ली अवेअर पाहिजे तो मेथड आणि टेक्निकची. आणि नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन ऑफ स्टेरिलाइजर्स लाइक हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव. मतलब उनको कैसे ऑपरेट करना है, हमको हॉट एयर ओवन को कैसे ऑपरेट करना है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसको हमको कैसे ऑपरेट करना है, उसको हॉट एयर ओवन या फिर ऑटोक्लेव जितने भी मतलब इक्विपमेंट है वहाँ पे, उसको कैसे हमको ऑपरेट करना है, ये उसे अच्छी तरीके से पता होना चाहिए. एंड फंडामेंटल्स ऑफ डिटेल्स अबाउट गैसियस स्टेरिलाइजेशन, मतलब ऐसी प्रोसीजर जिसके अंदर गैसियस स्टेरिलाइजेशन होता है, तो इस तरह की प्रोसीजर को उसे अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए. वो एक केयरफुल पर्सन होना चाहिए उस तरह की प्रोसीजर को हैंडल करने के लिए. और फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी के सिर्फ फंडामेंटल्स कंसेप्ट पता होने चाहिए कि मतलब अगर ऐसा रहा तो पेशेंट, जैसे कि मतलब सपोज़ अगर उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो वो क्या कर सकता है कि वो उसको स्टेराइल करने के बाद में उसकी अगर उसने प्रॉपर ठीक तरीके से अगर स्टोरेज नहीं किया, ऐसे ही उसको टेबल पे रख दिया स्टेराइल करने के बाद, सो मे बी देयर इज़ अ चांसेस जो है वो रहेंगे कि वो फिर से वो जो चीज़ है वो फिर से कंटेमिनेटेड होने के चांसेस उसके रहेंगे. तो इस तरह के जो फंडामेंटल्स है, ऐसे जो कंसेप्ट है वो उसके क्लियर होने चाहिए. फिर उसके बाद में गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, तो उसे जो पर्सन है वो फुल्ली अवेयर होना चाहिए किस चीज़ का, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस का. उसके बाद में what is the duties of pharmacist in CSS. So here we will see the duties of pharmacist in
central sterile services. So in that, the patient perform the following duties in central sterile services. The first one is distribution of supply of different department. मतलब जो भी चीज़ें जे काही आपण स्टराईल केलेलं आहे तर मग तो पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटला सप्लाय करणं. तर मग हे एक रोल आहे फार्मासिस्टचे. आणि सेकंड वन इज डिस्पेन्सिंग ऑफ सप्लाय इन स्मॉल लॉट्स. जे सप्लाईज आहे त्याला आपण बल्कमध्ये नाही पाठवायचं, त्याला आपण स्मॉल लॉटमध्ये पाठवायचं असतं. आणि जे परचेस ऑफ सप्लाय, रिसिविंग अँड स्टोरिंग म्हणजे जे काही नवीन इक्विपमेंट आपण परचेस करणार आपण किंवा आपण एखादी इन्स्ट्रुमेंट स्टराईल करण्यासाठी पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटशी आपण त्याला रिसीव करणार आणि त्याला स्टोर करणार. मग त्याला प्रोसीड करून त्याला प्रोसेस करून त्याला स्टराईल करून आपण त्याला स्टोरिंग करणार. आणि इंटरॅक्शन विथ सेल्स पर्सनल मतलब जे सेल्स पर्सनल आहे जो असे इक्विपमेंट आपल्याला प्रोव्हाइड करणार तर मग याच्याशी इंटरॅक्शन मेंटेन ठेवणार. हे जे काही रोल असते ते हे ड्युटी आहे फार्मासिस्टची. आणि नेक्स्ट वन इज मीटिंग अँड डिस्कशन विथ प्रॉब्लम्स इन मेडिकल स्टाफ. आणि जे काही प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है उस प्रोसेस को करने में तो उस सब के बारे में फिर एक मीटिंग लेना, उसका डिस्कशन करना और जितने भी प्रॉब्लम है उसको कॉप करके उसको सॉल्व करना. और फिर टीचिंग एंड लेक्चरिंग टू वेरियस ग्रुप्स मतलब एजुकेट करना पीपल्स को कि हमको कैसे उसको स्टराइल करना है. या फिर जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल न्यू इंस्ट्रूमेंट है तो हमको उसके बारे में एजुकेट करना है कि वो हम इसको कैसे यूज़ करके चीज़ें को स्टराइल कर सकते हैं. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर मतलब जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर मतलब जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो हमको उसको इम्प्लीमेंट करके उन चीज़ों को फॉलो करना. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क मतलब बल्क में मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना. फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल लॉट ऑफ स्टराइल एंड नॉन स्टराइल प्रोडक्ट मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो चीज़ें हैं वो कम लॉट के अंदर मतलब स्मॉल लॉट के अंदर उसको स्टराइल करना या फिर ऐसे चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करना स्टराइल वे में कि वो कम लॉट के अंदर हम उसको स्टराइल कर सकें. एक तो वो स्टराइल प्रोडक्ट हो सकते हैं या फिर नॉन स्टराइल प्रोडक्ट हो सकते हैं. सो हेयर we end our chapter number 3 and in the next lecture we will see the chapter number 4 that is procurement of stores and inventory control. Thank you.